सो अब नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके पहले वाले चैप्टर लाइफ प्रोसेस में अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसके वजह से हम जीवित हैं। अब जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, इतने सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से किस प्रकार से तालमेल बैठा के काम करते हैं, तो वही अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे दिया गया है मूवमेंट का, कि दो तरह का मूवमेंट होता है। जैसे एक मूवमेंट ऐसा होता है कि कोई चीज़ अलाइव रहता है, तो अलाइव है तो वो ग्रो करेगा, ग्रो करने से पता चलता है कि हाँ उसमें मूवमेंट हो रही है। जैसे कि सीड जर्मिनेट करता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, इसे क्या पता चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, मीन्स कि वो अलाइव है। एक मूवमेंट ऐसा भी होता है जिसमें ग्रोथ नहीं होता है। अब जैसे बिल्ली दौड़ रहा है तो मूवमेंट हो रही है, लेकिन क्या इसमें ग्रोथ हो रही है? नहीं। इस तरह के और भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब जो मैसेज है वो किस प्रकार से पहुंचता है हमारे आईज तक, चाहे हमारे ईयर्स तक, हमारे ब्रेन तक, तो वो सब हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? तो हमारी बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो एक रेगुलेटेड मैनर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि तालमेल बैठा के वर्क करते हैं। इसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब इसके पहले वाले चैप्टर में हम इन सब सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट और एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लो। तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है नर्वस सिस्टम का वो क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ये ब्रेन देख लो, ये स्पाइनल कोड है बीच वाला, और ये सब सारे नर्व्स हैं। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है ना, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी सीएनएस, और नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। न्यूरन क्या होता है? तो न्यूरन एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है जो कि पाया जाता है नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स में। न्यूरन को हम यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अगर न्यूरन के टाइप का बात करें, क्योंकि इन न्यूरन्स के थ्रू ही जो मैसेज है वो पहुंचता है, तो ये तीन टाइप के होते हैं: सेंसरी न्यूरन, रिले जिसे हम इंटर न्यूरन भी कहते हैं, और मोटर न्यूरन। अब जो मैसेज होता है वो सबसे पहले सेंसरी और न्यूरन से रिले न्यूरन में जाता है, और फिर रिले न्यूरन से मोटर न्यूरन में जाता है। और ये जो मैसेज होता है ना, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा जो होता है थ्रू ट्रांसफर होता है। अब जैसे यहाँ पे इसको, इस एग्जांपल को मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी कहने का मतलब है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स और कौन कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, पहले इसको देख लो। जैसे ईयर में फोनो या ऑडियो रिसेप्टर होता है, आईज में फोटो रिसेप्टर होता है, नोज में जिसे कि स्मेल करते हैं हम ना, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है जिसकी वजह से स्मेल का पता चल पाता है। टंग में गुस्टैटरी रिसेप्टर होता है जिससे कि टेस्ट का पता चल पाता है, और स्किन में थर्मो, थिग्मो या टेंगो, कुछ भी बोलो, तीनों एक ही है। ये सब सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सब रिसेप्टर सबसे पहले पता लगाता है कि किस तरह का इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ से जैसे रिसेप्टर्स, जैसे हाथ है यानी स्किन है, स्किन में कौन सा रिसेप्टर अभी हमने आप लोगों को बताया, तो यहाँ मान के चलो थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो थर्मो रिसेप्टर से पता चल गया कि कोई चीज़ हॉट है। अब ये जो मैसेज है हॉट का जैसे पता चला, तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हुए, ये सेंसरी न्यूरॉन है, देख लो ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए देखो यहाँ पे ये जो रिले न्यूरॉन है, ये वाला आपका रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन तक आता है। फिर रिले न्यूरॉन से ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज है वो जाता है। फिर यहाँ एक अफेक्टर होता है, तो फट से हम उस चीज़ को हटा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ गर्म है, अब हाथ को हमको हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मैसेज होता है ट्रांसफर होता है। रिसेप्टर क्या होता है? तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, जो कि डिटेक्ट करता है एनवायरमेंटल चेंजेस को। स्टिम्युलस क्या होता है? तो स्टिम्युलस जो होता है एनवायरमेंट में कैसा चेंजेज आए वो डिटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कोई चीज़ हॉट है, गर्म है, यानी ठंडा है, फिर सॉफ्ट है, कैसा है, उस चीज़ को वो पता लगाता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? तो सडन जो हम रिएक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। देयर 3 टाइप के मेनली रिस्पॉन्स होते हैं: वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी रिस्पॉन्स जो होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? फॉर ब्रेन। जैसे बात करना, लिखना, पढ़ना, ये सब वॉलंटरी रिस्पॉन्स में आते हैं। इसको फोर ब्रेन काम, मतलब इसको कंट्रोल करता है। जो इनवॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, इसको कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जैसे हार्ट बीट का होना, वॉमिटिंग होना। और रिफ्लेक्स एक्शन इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एक इमरजेंसी सिग्नल को ये बताता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्टिम्युलस कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तुरंत और अचानक से अगर हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स लेती है, जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है उसको हम छू लिए, तो जो हमारी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। और जो मैसेज होता है तो हमने बताई दिया, इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू ट्रेवल्ड होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से होके, जिस रास्ते से होके गुजरते हैं उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब इसी का एक यहाँ पे फ्लो चार्ट भी हमने बता दिया है।
न्यूरॉन का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, इसमें 3 मेन पार्ट होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। अब यहाँ पे सबके लेवल भी हमने कर दिए हैं, लेवल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, कुछ भी लेवल करने के लिए आपका आ सकता है। डेंड्राइट में दे दिया गया है कि ये इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड करता है। सेल बॉडी और एक्सन का काम क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन ट्रेवल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू होता है सेल बॉडी और एक्सन में। एंड सिनेप्स का काम क्या है, तो पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है और नेक्स्ट न्यूरॉन फिर वो ट्रांसमिशन होता है। अगला अब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन किस प्रकार से वर्क करता है, तो जो नर्व्स होते हैं वो सिग्नल भेजता है स्पाइनल कोड तक, फिर स्पाइनल कोड जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचता है और इस तरह से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। अगर हम फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन का बात करें तो देखो ब्रेन के यहाँ पे 2 पार्ट है, एक राइट हो गया और एक लेफ्ट है। तो जो राइट पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स को, जैसे इन सब का काम है राइट ब्रेन का, और ये सब का काम है आपका लेफ्ट ब्रेन का। और ये लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। जो ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं इनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में हमने ऊपर में बता दिया, ये वॉलंटरी होता है जो कंट्रोल करता है हमारे सोचने की शक्ति को, जैसे चलना, पढ़ना, बात करना या लिखना। जो वही जो इनवॉलंटरी होता है ये हमारे थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मतलब कि जो हम नहीं सोच पाएंगे ना वैसे चीज़ को कंट्रोल करेगा। जैसे हार्ट बीट होना ये हमारे सोच से परे है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग आना, ये सब सारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का काम है, यानी इनवॉलंटरी एक्शन है ये। फॉर ब्रेन ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का। इसमें एक सेरिब्रम होता है जो कि इसके मेजर पार्ट होता है, जो कि ब्रेन का। अच्छा, फॉर ब्रेन या सेरिब्रम इसके क्या फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सोचने का काम करता है, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है मेमोरी में। इट इज सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर एंड इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स, मतलब कि ये सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। अगर अब हम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के फंक्शंस का बात करें तो जो मिड ब्रेन्स होते हैं इसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है हार्मोन को, और जो हाइपोथैलेमस होता है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। वहीं जो हिंड ब्रेन होता है इसमें सेरिबेलम होता है जो कंट्रोल करता है पोस्चर और बैलेंस को, जैसे पेन को पकड़ना, स्विमिंग लर्न करना, ये सब। मेडुला का क्या काम है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, हार्ट बीट, इन सब का काम करता है। और एक पॉन्स होता है जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेशन करने का काम करता है, रिस्पायरेशन का। अगला है हम ब्रेन को और स्पाइनल कोड को किस प्रकार से प्रोटेक्ट रखते हैं या किस प्रकार से ये प्रोटेक्ट है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बोन्स ऑफ द स्कूल। स्कूल की जो बोन्स होती है उससे जो ब्रेन होता है प्रोटेक्ट रहता है, और ये कवर्ड रहता है 3 लेयर से जिसको हम मैनिंग्स कहते हैं। और ये 3 लेयर कौन कौन से हैं मैनिंग्स के, तो ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। और जो ब्रेन होते हैं इसमें एक कसेंट भी होता है जिसको सॉफ्ट पैडिंग यानी गद्दा कहते हैं, और इसको प्रोटेक्ट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड द्वारा। फिर दिया गया है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CFS, ये प्रोटेक्ट रहता है, ये दोनों को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। और यही जो CSF होता है यानी सेरिब्रोस्पाइनल, तो ये झटका अगर लगता है किसी चीज़ को तो उस चीज़ से भी ये बचाता है, मतलब ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो बचाने का काम करता है। ये आपका स्पाइनल कोड है, ये हमने बताया दिया। स्पाइनल कोड का क्या फंक्शन है, तो स्पाइनल कोड कनेक्ट रहता है लार्ज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के साथ, और ये रिफ्लेक्स एक्शन का भी काम करता है। अब नेक्स्ट हम ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो इसमें पहले समझ लेते हैं हार्मोन्स क्या होता है। तो दीज आर द केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर होता है जो कि सीक्रेट होता है वेरी स्मॉल अमाउंट में किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू में, जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है इसको हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन सी ग्लैंड्स है, इसको यहाँ पे देख लो। ग्लैंड जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। इसका फंक्शन है कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को बनाए रखता है, और साथ ही ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। दूसरा है थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, ये हमारे थ्रॉट में होता है।
जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। एक क्वेश्चन है कि आयोडीन या फिर आयोडाइज साल्ट हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इस वजह से ज़रूरी है ताकि जो थायरोक्सिन हार्मोन हो सही से ये काम कर सके, ठीक है। और आयोडीन्स की कमी से हमें पता है गोइट्री ये एक बीमारी है जो कि हमें हो सकता है। अगला है पाराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि पाराथ हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हमारे थ्रॉट्स में रहता है और ये कैल्शियम को बनाए रखता है, मतलब बैलेंस करता है, कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है और हमारे बॉडी में बैलेंस बनाए रखता है। अगला ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रिनलाइन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हमारे दोनों किडनी के जस्ट ऊपर में रहता है और इसका काम है ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट को उसको कंट्रोल करके रखना और उसको बना के रखना सही से। अगला ग्लैंड है पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हमारे स्टोमक के ठीक बिलो रहता है, यहाँ पे देख लो। और इसका फंक्शन है कि रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखता है, सही से कम ज़्यादा करता है, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ को लेके यहाँ दिया गया कि डायबिटीज़ का कारण क्या है। इट इज़ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, तो उसकी कमी से ये हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो पेशेंट्स को जो होता है वो इंटरनली जो है इंजेक्शंस लेना पड़ता है इंसुलिन हार्मोन्स का जो है वो इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसका ये ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे दिया गया है कि जो ग्लाइकोजन होता है वो शुगर लेवल को इंक्रीज करता है जब शुगर लेवल कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक ग्लैंड और है टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये लोअर एब्डोमेन में लोकेट करता है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवेरी जो कि फीमेल में पाया जाता है, ये एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये भी लोअर एब्डोमेन में ही प्रेजेंट रहता है। इसका सेम फंक्शन है एज इट इज़ टेस्टिस की तरह। नेक्स्ट आगे है फीडबैक मैकेनिज्म। तो अभी हमने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि वो ये सब सारा सीक्रेट करता है। तो जो सीक्रेशंस होता है उसकी टाइमिंग और अमाउंट को बनाए रखना, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो सेल्स होता है पैनक्रियाज का वो डिटेक्ट कर लेता है, जिससे कि ज़्यादा इंसुलिन और प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे शुगर लेवल जो होता है वो फिर कम हो जाता है, ठीक है। तो उसको उसके अमाउंट को बना के रखना, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसका आप फ्लो चार्ट यहाँ पे देख सकते हो कि शुगर लेवल अगर राइज हो जाता है तो पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं डिटेक्ट कर लेता है, फिर वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है। और अगर ब्लड लेवल ऑफ शुगर में कम हो जाता है, शुगर का कम हो जाता है अगर ब्लड में, तो फिर वो सीक्रेशन जो इंसुलिन होती है बंद कर देती है, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। अगला टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन जिसे हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो प्लांट के पास अपना कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ना ही कोई सेंस ऑर्गन्स है ह्यूमन की तरह। तो द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म बाय केमिकल सब्सटेंसेस। तो इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो फंक्शन होती है ना, वो केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा होती है। इसी को हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो केमिकल कंपाउंड्स होता है हेल्प्स प्लांट्स इन देयर ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। एंड सम हार्मोन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉप ग्रोथ। और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं ना जो ग्रोथ को रोक भी देता है। टाइप्स ऑफ, अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर का मतलब हो गया कि जो प्लांट को ग्रो करे, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब जो प्लांट को ग्रो होने से रोके। अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ नाम याद रखना है। जैसे आपको सबसे पहले याद रखना है ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या फंक्शन है? तो ये प्लांट को ग्रोथ करवाता है, ये सेल को इनलार्ज करता है और ये फोटोट्रॉपिज्म में खास करके देखा जाता है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब सन की लाइट की तरफ जो मुड़ जाता है ना प्लांट, दैट इज कॉल्ड। तो ऑक्सिन जो होता है वो कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसिस एट द शूट टिप। अगर हम साइटोकिनिन का फंक्शन का बात करें तो ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को और फ्रूट को ग्रोथ करने का काम करता है। अच्छा, ये सब जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये सब सारा ग्रोथ प्रोमोटर है, मतलब प्लांट को ये ग्रोथ करवाता है। वहीं आपका जो गिबरलिंस है ये भी प्लांट को ग्रो करवाने का काम करता है। ये स्टीम का ग्रोथ करता है, सूट का एक्सटेंशन करता है, फ्लावरिंग और फ्रूट का ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। और जो सुस्त सीड पड़ जाते हैं जो ग्रोथ नहीं हो पाता है तो उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं, उसका भी ग्रोथ करवाता है। एंड अब्सेसिक एसिड और इथिलीन ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। ये डॉर्मेसी सीड की डॉर्मेसी को खत्म कर देता है, मतलब उसी का अपोजिट हो गया। यहाँ पे ये जैसे गिबरलिन क्या हुआ, तो सीड अगर सुस्त पड़ गया तो उसको बढ़ा दिया। एब्सेसिक एसिड क्या पड़ गया, बढ़ गया तो उसको सुस्त कर दिया, वही चीज़ है।
इथिलीन का काम क्या है, तो फ्रूट को पकाने का काम करता है एंड प्रोमोट्स द फॉलिंग लीव्स, और साथ ही लीव्स को झड़वाने का भी काम करता है यही इथिलीन ही। ठीक है। अब प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, तो इट इज़ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में जो रिस्पॉन्स होती है वो स्लो होती है और डायरेक्शनल मूवमेंट इसमें होती है। जैसे सीड का ग्रोथ होना, कितना ग्रो करना काफ़ी स्लो मूवमेंट होती है। वहीं जो ट्रॉपिज्म होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे जो प्लांट्स होता है वो लाइट के थ्रू भी मूव कर सकता है, जैसे फोटोट्रोपिज्म में होता है लाइट के थ्रू मूव करता है, हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर की तरफ मूव करता है, जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, और थिग्मोट्रोपिज्म में हम जिधर टच करेंगे उधर की ओर मूव करेगा। केमोट्रोपिज्म में केमिकल जिधर मिलेगा उसको उधर की तरफ वो मूव करेगा। अगला है नास्टिक मूवमेंट, तो इट इज़ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इसको हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी कहते हैं। नास्टिक मूवमेंट जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट ये नहीं होता है। ड्रॉपिंग ऑफ लिप्स ऑफ मिमोसा प्लांट ऑन टचिंग, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि छुई मुई प्लांट जो होती है उसको अगर हम छूते हैं तो किस तरह से वो ड्रॉप हो जाता है, झुक जाता है, तो ये एक तरह के नास्टिक मूवमेंट ही होता है। क्यों ये झुक जाता है, क्योंकि उनमें जो गार्ड सेल्स होते हैं, मतलब जो स्टोमाटा में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो वाटर रिलीज करते हैं, इस वजह से वो जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है ना। तो बस यही है आपका ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट। चलो।